वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ, जिसका हमने विषय लिया है विज्ञान विषय। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान। विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। बेसिकली साइंस को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। अध्याय फर्स्ट में हम 4 टॉपिक्स पर आज चर्चा करते हैं, जो कि अक्सर पेपर में देखे जाते हैं, जिसको आज हम थोड़ा ठीक से देखेंगे। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सजीव व निर्जीव वस्तुएं, दूसरा है प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुएं, तीसरा है पौधे व जंतु, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम लोग पॉइंट रखेंगे, जिससे अक्सर ही 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो है पौधे व जंतुओं में अनुकूलन। सबसे पहला इसमें आता है सजीव, जिसको इंग्लिश में हम लिविंग बोलते हैं। इसकी परिभाषा इस तरीके से है कि वे वस्तुएं जो जीवित होती हैं, इनके निर्माण की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, जैसे मनुष्य, पौधे, कीड़े, जंतु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। दूसरा आता है निर्जीव, जिसको इंग्लिश में हम नॉन लिविंग बोलते हैं। इसकी परिभाषा है कि वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है या जो जीवित नहीं होती हैं, जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गया, पेन हो गया, धातु हो गई, प्लास्टिक हो गई, चमड़ा हो गया, और ऐसे बहुत तरीके से निर्जीव वस्तु जिनमें जान नहीं होती है। अच्छा, एक मेन पॉइंट इसमें ये है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें निर्जीव व सजीव दोनों के बीच की कड़ी होती है, वो होता है हमारा वायरस, इसका मतलब विषाणु। अच्छा, सजीव व निर्जीव में अंतर आ जाता है, तो आप लोग अंतर जानते ही होंगे कि सजीव में जो होती है कोशिका संरचना पाई जाती है और निर्जीव में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। श्वसन क्रिया सजीव में पाई जाती है और श्वसन क्रिया निर्जीव में नहीं पाई जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो सजीव वस्तु होती है वृद्धि व विकास में होता है, लेकिन निर्जीव वस्तु में वृद्धि व विकास नहीं होता है। सजीव वस्तुओं में संवेदनशीलता होती है, जैसे छुई मुई का पौधा हो गया, तो उसको हमने टच किया तो वो मुरझा जाता है। तो ये जैसे हमने चाय की प्याली ली, उसकी गर्म होती है चाय की प्याली, अगर उसको टच कर लिया तो हम लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो ये संवेदनशीलता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में संवेदनशीलता नहीं होती है। सजीव वस्तुओं में भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल थिंग्स, जैसा कि आप लोग को देखने से पता चलता है कि नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्रकृति से रिलेटेड होगा ये। तो वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे वायु, पेड़ पौधे, मिट्टी, सूर्य, कोयला, पेट्रोल, झील, नदी, तालाब इत्यादि। मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? जैसा कि आपको नाम से ही अवगत हो रहा है कि मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, साबुन हो गया, कपड़ा है, कंप्यूटर इत्यादि। अच्छा, कांच साबुन का इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ प्लास्टिक है उसका थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। जैसे प्लास्टिक जो हमारा है वो बहुलक होता है, तो जो जैसे हमने और प्लास्टिक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। पौधे एवं जंतुओं में समानताएं क्या होती हैं? तो पौधे में देखो समानताएं क्या होती है कि भोजन है वो पौधे भी भोजन करते हैं और जंतु भी भोजन करते हैं, तो दोनों में समानता है ना। अच्छा, सिमिलरिटी दोनों में है ना। अच्छा, श्वसन, पौधे भी श्वसन करते हैं और जंतु भी श्वसन करती हैं, तो इसमें भी सिमिलरिटीज़ हैं। अच्छा, उत्सर्जन जो है वो पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं, है ना। वृद्धि दोनों करते हैं, पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं। प्रजनन भी दोनों करते हैं, पौधे और जंतु दोनों करते हैं। संवेदनशीलता भी दोनों करते हैं, अनुकूलन भी दोनों करते हैं। पौधे व जंतुओं में विभिन्नताएं,
तो पौधे व जंतु में भिन्नताएं क्या होती हैं? पौधे जो हैं वो भोजन को स्वयं बनाते हैं, लेकिन जंतु हैं वो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। पौधे या अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। अच्छा, श्वसन का क्या है? पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जबकि जंतु हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश द्वारा की जाती है, लेकिन जंतु द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं की जाती है। गति एक ही स्थान पर स्थिर रहती है। जो हमारा पौधे हैं वो एक ही स्थान पर गति करते हैं, लेकिन जंतु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। जैसे पौधा है वो हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश में तो मध्य प्रदेश तो नहीं जा सकता वो, तो जो जंतु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं, तो ये गति के अंतर्गत आता है। अच्छा, कोश की जो संरचना है वो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोश की संरचना है वो कोशिका भित्ति में पाई जाती है सजीव वस्तुओं में। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है वो जंतुओं में। तो संवेदनशीलता वो पौधों में बहुत कम होती है, लेकिन जंतुओं में बहुत अधिक होती है। पादप व जंतु कोशिका में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस पता करना है। तो पादप कोशिका का आकार अनिश्चित होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार निश्चित होता है। कोशिका भित्ति सेल पाई जाती है और इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। हरित लवक पाए जाते हैं और हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। मतलब पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, जो पादप कोशिका होती है उसमें प्लास्टिन पाए जाते हैं और जो जंतु कोशिका होती है उसमें प्लास्टर नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो इसको थोड़ा ठीक से देख लीजिए। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हरित लवक। ये तो हो गया ना आपका। हाँ, इसका जो ग्राफ है वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये माइटोकॉन्ड्रिया है वनस्पति कोशिका, ठीक है। अच्छा, अनुकूलन, जिसको हम इंग्लिश में एडेप्टेशंस कहते हैं। जीव जिस वातावरण में रहते हैं उनका शरीर भी उसी वातावरण में जीने के लिए विशेष लक्षण उत्पन्न कर लेता है। यह विशेष लक्षण उसके रंग, रूप, आकार, संरचना एवं स्वभाव में होते हैं। यही अनुकूलन कहलाता है। इसके प्रकार भी होते हैं: जलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन और स्थलीय अनुकूलन। तो जलीय अनुकूलन की परिभाषा क्या होती है? जलीय वातावरण में रहने वाले जीवों के शरीर पर जलरोधी सेल पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिन्हें गलफड़े कहते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है जो तैरने में सहायता करता है, जैसे मछली, ऑक्टोपस। जलीय पौधों का शरीर कोमल व कमज़ोर होता है क्योंकि इन पौधों के सभी भागों में मृदु ऊतक की अधिकता होती है। जलीय पौधों के सभी भाग पर जलरोधी मोम की परत पाई जाती है जो इनको सड़ने से बचाती है। इनकी पत्तियां पतली व फटी होती हैं। इनमें रंध्र का अभाव होता है। रंध्र आप लोग जानते होंगे, जैसे पत्तियों में जो छेद होते हैं वो रंध्र कहलाते हैं, जैसे सिघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला, वेलसिनेरिया, जलकुंभी इत्यादि। अच्छा, आगे आ जाते हैं वायवीय अनुकूलन। तो वायवीय जंतुओं में उड़ने के लिए उनके शरीर में विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। कीटों में उड़ने के लिए कीटों का शरीर बहुत छोटा व हल्का होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनके शरीर में हवा भरती है और इनका शरीर उड़ने के लिए हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मक्खी, मधुमक्खी इत्यादि। पक्षियों में उड़ने के लिए उनके शरीर का आकार नौकाकार व धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। हड्डियां खोखली होती हैं। तोता, कबूतर, कौवा आदि। स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय जंतु में प्रजनन के लिए 4 पैर पाए जाते हैं तथा सांस लेने के लिए एक विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है, जैसे गाय, बिल्ली, भैंस आदि। स्थलीय पौधों की पत्ती व तना मजबूत होता है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। इनका जड़ तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है, जैसे नीम, आम, अमरूद इत्यादि। मरुस्थलीय जंतु व पौधे।
मरुस्थलीय जंतुओं की त्वचा खुरदरी, अधिक बाल पाए जाते हैं। इनके पैर लंबे व गद्दीदार गुलगुले तलवे होते हैं। रेगिस्तानी जीवों के गुर्दे उनके मूत्र को गाढ़ा कर देते हैं, जिससे शरीर से कम पानी उत्सर्जित होता है। मरुस्थलीय पौधों का तना मौसल चपटा हरा स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जल का भी संचय करता है। इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे बाष्पीकरण कम होता है। जड़ तंत्र फैला हुआ अत्यधिक गहराई तक जाता है। पत्तियों में रंध्र गड्ढे में धंसे हुए होते हैं, जैसे नागफनी, शतावर, गितावर इत्यादि। पर्वतीय क्षेत्रों में जंतुओं का रंग प्राय सफ़ेद अथवा हल्का होता है। ये गर्मियों तथा प्रजनन में बहुत अधिक खाते हैं और ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं। सर्दियों में कई माह तक ये सोते रहते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। पौधों की लंबाई कम होती है। इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं, जो पानी की कम खपत करती हैं। इन पत्तियों पर कोमल परत होती है, जो बाष्पीकरण से बचाती हैं। पौधे पर अनेक शाखाएं होती हैं, जो नीचे झुकी हुई होती हैं। ये बर्फ़ के भार से अन्य शाखाओं को बचाती हैं। अच्छा, एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया वो मैं आपको बता देती हूँ। कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे आप लोग जानते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे खटपटी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकोलेरिया हो गया। चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। ऐसा ही कल अगले चैप्टर को आगे बढ़ाती हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।